नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पाठ 13 बुद्धिमान की परीक्षा का प्रथम भाग पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि ये एक गुरुजी और उनके शिष्यों के बीच की कहानी है और इस कहानी में वो अपने सबसे बुद्धिमान शिष्य की तलाश करते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भी श्रेष्ठ और बुद्धिमान शिष्य बनने का प्रयास करिएगा। चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने अभी पिछले दिनों टीवी पर रामायण तथा महाभारत तो अवश्य ही देखा है। क्या आप भगवान राम जी तथा भगवान कृष्ण जी के गुरु जी का नाम बता सकते हैं? क्या आपको स्मरण है कि भगवान राम के गुरु जी और भगवान कृष्ण जी के गुरु जी का क्या नाम था? अगर आपने ध्यान से इस बात को सुना होगा तो आपको अवश्य ही याद होगा, यदि नहीं तो पता लगा के बताएं। यदि आपको मौका मिले तो क्या आप भगवान राम या कृष्ण की भांति गुरुकुल में रहकर संस्कारवान शिष्य बन जाएंगे? आपको वहां सारे कार्य करने होंगे, गुरुकुल में रहने वाले शिष्यों की तरह सारे स्वयं के कार्य, और खाना बनाना है, सफाई करना है, ये भी सारे कार्य गुरुकुल में सिखाए जाते हैं। क्या आप गुरुकुल में रहकर शिष्य बनना चाहेंगे? पुराने समय में इंटरनेट आदि की सुविधा न होने पर लोग अपने प्रश्नों के हल किस प्रकार खोजते थे? पुराने समय में भी कोई समस्या आती होगी, प्रश्न आता होगा, तो वो उनके हल कैसे ढूंढते थे? आज के समय में तो आप लोग झटपट इंटरनेट से सर्च कर लेते हैं कि क्या है प्रश्न का आंसर, और आप फाइंड कर लेते, लिख लेते हैं। लेकिन पुराने समय में लोग कैसे ढूंढते थे? आप इस पर विचार करें और बताएं। एक बात बताएं बच्चों, किसी भी कला या विद्या में निपुण होने के लिए स्वाध्याय आवश्यक है या नहीं? ये आप जरा सोच के बताएं कि सिर्फ गुरुजी के पढ़ाने से ही आप निपुण हो जाएंगे या खुद भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, स्वयं पढ़ना जरूरी है कि नहीं? स्वाध्याय आवश्यक है या नहीं किसी भी कला में एक्सपर्ट बनने के लिए? आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 13 बुद्धिमान की परीक्षा का प्रथम भाग पढ़ेंगे। इसमें आप गुरुजी और बच्चों की कहानी है। ये उस समय की कहानी है। ये उस समय की कहानी है जब बच्चे सारे जो थे गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। गुरुकुल क्या होते थे? जैसे आजकल आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, ऐसे पहले आश्रम हुआ करते थे। वहाँ पे बच्चे रहकर अपनी पढ़ाई करते थे। वहाँ पे एक गुरुजी होते थे और वो उनको उपदेश दिया करते थे और वो उससे शिक्षा प्राप्त करते थे। उनका जो समग्र विकास उसी शिक्षा के माध्यम से हुआ करता था कि कैसे अपनी लाइफ को हमें बहुत अच्छे तरीके से जीना है। वहाँ पे कोई समस्या आती है तो हमें क्या करना चाहिए, या हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, इन सब की बातों का बहुत अच्छे से प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण प्रस्तुत करके गुरुजी उनको शिक्षा दिया करते थे। तो ये उसी समय की बात है। गुरुजी के भी एक बेटी थी और वो बड़ी हो गई थी, तो गुरुजी सोच रहे थे कि मुझे इसकी शादी करनी है, विवाह करना है और हमको इसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढना है। फिर उनको ये ख्याल आया कि हमारे आश्रम में भी तो बहुत दूर दूर से बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी आए हुए हैं, क्यों ना उनकी हम परीक्षा लेते हैं और उनमें से किसी एक को चुनते हैं कि जो बहुत बुद्धिमान हो, समझदार हो और अच्छा वर हमारी बेटी के लिए रहे। उसको वो चुनने के लिए एक परीक्षा का आयोजन करते हैं। तो आप देखिए बच्चों की उस समय की परीक्षा किस प्रकार से गुरुजी लेते थे, बिना उसको बताए हुए कि आपकी ये परीक्षा है, और आपके व्यवहार से वो अपना जो उन्हें रिजल्ट चाहिए होता था वो निकालते थे कि आप आगे चल के क्या कर सकते हैं, आपका स्वभाव कैसा होगा, आप तरक्की करेंगे या नहीं। तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि वहाँ पे गुरुजी, गुरु और कुल का मतलब जैसे उनका जो
निवास स्थान है, कुल वहाँ पे घर, गुरुजी का घर, वहाँ पे रहकर पढ़ाई करना। तो प्रणाली का मतलब पद्धति, तो गुरुकुल शिक्षा की पद्धति थी। तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित राधा गुप्त हुआ करते थे। प्रचंड का मतलब एक बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रकांड पंडित थे जिनका नाम राधा गुप्त था। उनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, उनका जो आश्रम था वो बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ दूर दूर के राज्य से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे कि जब किसी राजा का बेटा बड़ा होता या कोई साहूकार होता या कोई भी होता था, तो जब वो उनके आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, तो बहुत से दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधा गुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। मतलब राधा गुप्त जो गुरुजी थे वो थोड़ा सा बूढ़े होने लगे थे और उनकी पत्नी जो थी वो भगवान के यहाँ चली गई थी, उनका स्वर्गवास हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक बेटी थी। उन्होंने सोचा कि अब लड़की की शादी कर दे। ये पहले का समय ऐसा था कि शादी जब लड़की बड़ी होती थी तो उसकी शादी कर दी जाती थी और ज़्यादा कुछ उसको पढ़ाई लिखाई से या अन्य किसी चीज़ों से मतलब नहीं हुआ करता था। राधा गुप्त को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। राधा गुप्त सोचते थे कि इसके लिए सुयोग्य वर्ग मुझे कहाँ से मिलेगा। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे और वो ये भी जानते थे कि वो अपनी बेटी का विवाह एक बहुत अच्छे इंसान से करना चाहते हैं कि जो जिसके साथ उनकी बेटी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सके, जिसके पास धन भले ही ना हो पर वह कर्मठ हो। इस लाइन से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि धन का महत्व योग्यता से कम होता है। योग्य व्यक्ति हमेशा श्रेष्ठ होता है धनी व्यक्ति की तुलना में। तो गुरुजी भी ऐसा ही सोचते थे कि जिसके पास धन भले ही ना हो पर वो कर्मठ व्यक्ति हो। कर्मठ का मतलब होता है काम करने वाला, आलसी ना हो, बुद्धिमान हो और कर्मठ हो, तो भी वो किसी भी परिस्थिति में उनकी बेटी को खुश रखेगा और ठीक समय पर उचित फैसला ले लेगा। तो ऐसे कर्मठ व्यक्ति की तलाश उन गुरुजी को थी। एक दिन उनके मन में एक ख्याल आया कि उन्होंने सोचा कि हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं अपनी बेटी के लिए योग्य वर, तो क्यों न वह खुद अपने जो शिष्य हैं उन्हीं में से एक किसी योग्य वर को तलाश कर ले। इससे अच्छा उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत दूर दूर राज्य के लोग बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। अगर उसमें से किसी शिष्य जो बहुत योग्य है अगर वो मिल जाएगा तो बहुत अच्छा ही होगा। इस काम के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का फैसला किया और अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया। अब देखिए, उन्होंने उनको बच्चों को पहले से नहीं बताया कि हम ऐसा करने वाले हैं, और सारे बच्चों में से उन्होंने सोचा कि देखिए एक समस्या को प्रस्तुत करते हैं, उसमें से जो एक बहुत अच्छा सा सलूशन ढूंढेगा वही बुद्धिमान होगा, जिसका सलूशन सबसे अच्छा होगा। फिर उन्होंने क्या किया, राधा गुप्त ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। अब राधा गुप्त ने एक परीक्षा का आयोजन किया, मतलब एक परीक्षा शुरुआत की और उन्होंने पूछा कि हम सभी से बुद्धिमानी का परिचय हम लेना चाहते हैं और आप सोच लें कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है और हमारे पास इतना धन रुपया पैसा नहीं है कि हम बेटी की शादी कर सकें। इसीलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी इकट्ठा करें, भले ही उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देख न पाए। इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। देखिए कैसी विचित्र समस्या गुरुजी ने उनके सामने रख दी, क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं चोरी करना अच्छी बात नहीं है और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है, इसके लिए उसे चाहे चोरी करनी पड़े और हमें रुपया पैसा या शादी में लगने वाला सामान ज़रूरी है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको चोरी करते कोई देख ना पाए। अब हमने अभी तक यहाँ हमने इतनी कहानी पढ़ी, अब इस कहानी के आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस
पढ़े गए अंश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम करते हैं। राधा गुप्त कौन थे? राधा गुप्त एक बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल के गुरुजी थे और बहुत वो बुद्धिमान थे, जहाँ पे दूर दूर से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। उन्हें अपनी पुत्री के लिए कैसे वर की तलाश थी? उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक बुद्धिमान, होनहार और समझदार व्यक्ति की तलाश थी, योग्य वर की तलाश थी। आप अपने शब्दों में आंसर लिख लेंगे। लिखित प्रश्नों में देखिए, राधा गुप्त को क्या चिंता सताती थी? राधा गुप्त की पुत्री जो थी वो विवाह योग्य हो गई थी, इसीलिए राधा गुप्त को उनके विवाह की चिंता सताती थी। उन्होंने अपनी चिंता का क्या उपाय निकाला? उन्होंने अपनी चिंता का उपाय निकाला कि उनके पास बहुत दूर दूर से शिष्य पढ़ने आते हैं, क्यों ना उन्हीं शिष्यों में से अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश करें। राधा गुप्त ने अपने शिष्यों से क्या करने को कहा? राधा गुप्त ने अपने शिष्यों से कहा कि उनकी बेटी जो है विवाह योग्य हो गई है और उसके लिए शादी करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है और आप सभी को धन की व्यवस्था करनी है और शादी में लगने वाला जो भी सामग्री है उसकी व्यवस्था करनी है। उसके लिए आप कहीं से भी लेके आइए, आप चोरी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन कोई भी आपको देखे नहीं। इस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों के सामने एक टास्क रखा, एक अपने शिष्यों के सामने एक समस्या को रखा कि आप उसको पूरा करें। इस प्रकार हम ये प्रश्न उत्तर कर लेंगे साफ और स्पष्ट लेख में। नानी का नेक्स्ट भाग और बचे हुए प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एक्टिविटी में आप पाठ में आए शब्दार्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कर लीजिए। पाठ में जितने भी कठिन शब्द लगते हैं आपको, उनको राइट कीजिए, उनका अर्थ लिखिए और अपने वाक्यों में उनको लिख लीजिए। जैसे आप लिख लेंगे तो आपको अर्थ भी समझ में आ जाएगा अच्छे से और जो कठिन शब्द हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे कि जब कभी सामने अगली बार आएंगे तो आप समझ जाएंगे वो उनका मतलब क्या है। और होमवर्क के लिए प्रश्न 1 का 1 खा और 2 का 2 खा को उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लीजिए और पाठ को एक बार फिर से पढ़ डालिए। अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।